अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सरप्राइज़ टीवी के साथ मैं हूं आपके अपनी मेज़बान सबा जमील। जैसा कि आप जानते हैं आजकल एक केस जिसे पूरी जुडिशरी को, पूरी ब्यूरोक्रेसी को और पूरी इंसानियत को हिला के रखा हुआ है, वो केस है दुआ ज़हरा का केस। जहां पर कहीं पर लोग बात करें कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, दुआ को सपोर्ट करते हैं या ज़हीर को सपोर्ट करते हैं, किसकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, कोई क्या बात करे कोई क्या बात करे। लेकिन अभी जो रिसेंट अपडेट आई है वो ये अपडेट आई है कि दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन के साथ मुलाकात की है। वालिदैन के साथ मुलाकात के बाद उसने जो है अपना बयान बदलने की कोशिश की है, लेकिन जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारे जज साहिबान हैं, उन्होंने उनका बयान देने से इनकार कर दिया कि उनका बयान ही नहीं बदलने दिया उनको। इसके बारे में हमारी आम आवाम क्या राय रखती है कि उसका बयान क्यों नहीं लिया गया और उसके साथ क्या किस किस्म की ट्रेजेडीज़ हैं जो पेश आ रही हैं और उसको कोई आवाम नहीं देख रही, कोई भी ब्यूरोक्रेसी नहीं देख रही, कोई भी जुडिशरी नहीं देख रही। आइए जानते हैं पाकिस्तानी आवाम के बारे में कि पाकिस्तानी आवाम इसके बारे में क्या राय रखती है। वालेकुम अस्सलाम। दुआ ज़हरा का केस आपको पता है हर जगह पर मंजर आम पर आया हुआ है, सारे केसेस चल रहे हैं उसके बारे में। लेकिन दुआ ज़हरा के बारे में जो रिसेंट अपडेट आई है वो ये अपडेट आई है कि उसने अपना बयान बदलने की कोशिश की है। ठीक है, उसके पेरेंट्स से उसको मिलने दिया गया 5 मिनट के लिए, तो उसने अपना बयान बदलने की कोशिश की है। लेकिन जुडिशरी ने कहा जो बयान हो गया वो हो गया, अब दोबारा चेंज नहीं होगा। और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, यानी जो हमारी पुलिस फोर्सेज हैं, वो उसको खींच के ले गई हैं, उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने दिया गया। तो आप इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, एक बच्चे पे ना सबसे ज़्यादा हक़ उसके माँ बाप का होता है। खुदा के बाद बच्चे पे सबसे ज़्यादा हक़ उसकी माँ और उसके बाप का है, और किसी का हक़ नहीं है, चाहे वो कानून है या चाहे वो हमारे अदालत में बैठे हुए हमारे जजेस क्यों ना। बात ये है कि ये मैंने भी वीडियो देखी थी, उसकी माँ फूट फूट के रो रही थी। फूट फूट रोने के बाद वो बेहोश भी होगी। यकीन करें, मैं एक मदर हूँ, मेरा कलेजा फट गया उस वक्त जब मैंने एक मदर को इस तरह से रोते हुए देखा कि वो कह रही थी कि मैं अपनी बच्ची को मिलना चाह रही थी, मैं अपनी बच्ची को गले लगाना चाह रही थी, लेकिन कुछ पुलिस एहलकार आए हैं, कुछ सफ़ेद कपड़े में एक आदमी आया और वो ज़बरदस्ती उसको खींच कर ले गया है। उसको बार बार कुछ कह रहा था। मतलब आप देखें कि वो माँ उस वक्त कितनी बेबस थी कि वो जिसने अपनी छोटी सी 1 दिन की बच्ची को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसे उस बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा। यकीन करें, मेरा कलेजा फट गया उस वक्त ये वीडियो देखकर। और वो उसकी माँ की आहो पुकार उस वक्त वहाँ पे गूंज रही थी और कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। ना हमारे हुक्मरान, ना हमारे पुलिस एहलकार, ना ही हमारे जजेस, ना हमारे वकला। वो लोग बच्ची को ले गए। मुझे नहीं पता कि ये सारा मामला क्या है क्या नहीं। एक अगर बच्ची घर से भागती है, अगर हम ये देखें, कोई लव मैरिज या भाग के शादी का ये पहला वाक़या नहीं है। हमारे पास में भी बहुत सारे इंसिडेंट होते आए हैं। लड़कियाँ लव मैरिज के चक्कर में लड़कों के बहकावे में आके घरों से भाग जाती हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास होता है कि यार पेरेंट्स हैं, वो जाती हैं, माफ़ी मांगती हैं। और पेरेंट्स के दिलों में दिल जो है ना वो पत्थर के नहीं है, उनके सीनों में पत्थर नहीं पड़े हुए, वो बल्कि अपने बच्चों की खुशी के लिए उन्हें माफ़ कर देते हैं। उन्हें कहते हैं ठीक है, अगर तुम लोग अपने पार्टनर के साथ खुश हो तो अपना खुशी खुशी घर बसाओ। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है इस मामले के पीछे कौन हो सकता है? मुझे तो लगता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। बी ऑनेस्ट, मुझे यही फीलिंग्स आती हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कोई सर्कल है। क्योंकि जब ये दुआ ज़हरा कराची से लाहौर आई है या कराची से गायब हुई है, तो सिर्फ दुआ ज़हरा नहीं थी, इसके साथ 2 लड़कियां और थीं। 3 लड़कियां गायब हुई, तीनों कराची से ही दूसरे शहरों में गई, तीनों के सेम मामला थे, तीनों की सेम स्टेटमेंट थी। तो एक चीज़ जो है ना वो कोइंसिडेंट हो सकती है, लेकिन 3 लड़कियों की कहानी कोइंसिडेंट नहीं। आपको नहीं लग रहा है ज़हीर को सिर्फ बोहरा बना के बीच में खड़ा किया गया है एज ए हस्बैंड? मुझे एक बात बताएं, मैं 28 ईयर्स ओल्ड हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई कहे कि यार हम तुम्हें ये फेवर देते हैं, या कोई मुझे ब्रेन वॉश करना शुरू करना, मैं एक बार उसकी बात सुनूंगी, 2 बार बात सुनूंगी, 3 बार बात सुनूंगी। जब मुझे बार बार कोई सपोर्ट करेगा या मुझे बात समझाएगा ना, तो मैं कहीं ना कहीं दिमाग में सोचने लग जाऊंगी कि हाँ यार ये बंदा ठीक कह रहा है। अच्छा, अब वो जो बच्चा जो दुआ ज़हरा का शौहर है, आपने उसको देखा है, वो बिल्कुल छोटा सा लड़का है, ना उसके पास कोई ढंग की जॉब है, ना ही वो कोई वेल एजुकेट लड़का है, ना ही उसके पीछे कोई कारोबार चल रहे हैं। फिर भी वो बच्चा इतने कॉन्फिडेंस के साथ उस लड़की को लेकर चल रहा है। कैसे? यार देखो, कॉन्फिडेंस 3-4 चीज़ों से आता है। या तो आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो, या तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो, या तो आप बहुत कोई बड़ी पर्सनैलिटी हो। उस लड़के के पास कुछ नहीं है। किस बिहाफ पे वो दुआ ज़हरा के साथ इतना स्ट्रांगली खड़ा हुआ है? कौन सपोर्ट कर रहा है? और किस बिहाफ पे
हमारे जो जज साहिबान हैं उन्होंने आज इसका बयान रिकॉर्ड करने से मना किया कि वो अपना बयान मुख्तलिफ करना चाह रही थी, चेंज करना चाह रही थी, लेकिन यार ये सब मिले हुए हैं, ये सब आपस में मिले हुए हैं, इनकी अपनी करतूतें सामने ना आ जाएं, इसीलिए ये सारे इस तरह के होशियत कंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं और दुआ ज़ारा से भी इम्पॉर्टेंट मामला पाकिस्तान में चल रहे हैं। लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं हालात से तंग आकर, कि महंगाई से तंग आकर। आप उन मामलात को क्यों नहीं देख रहे? ठीक है, दुआ ज़ारा को हाइप बनाया हुआ है, सिर्फ एक ही केस बच गया दुआ ज़ारा का। ठीक है भाई, एक बच्ची थी वो भाग गई, लव मैरिज की थी, उसने छोटी उम्र थी, बड़ी उम्र थी, जो भी था उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले लेकर जाएं, उसका जो भी मामला सॉर्ट आउट करें। इस मसले को इतनी हाइप दी गई है क्योंकि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गेम है। विदाउट एनी रीज़न ऐसी कोई भी गेम इतनी ज़्यादा या कोई भी खबर या कोई भी स्टोरी या कोई भी क्राइम तब तक हाइप क्रिएट नहीं करता जब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा माइंडसेट ना हो। तो यार ये हाइप तभी ख़त्म हो सकती है जब इसका सोल्यूशन निकाला जाए ना। सोल्यूशन निकालने के बजाय पेशी पर पेशी करते जा रहे हैं। भाई मेरी बात सुने, वो बच्ची अगर पेरेंट्स को मिलना चाहती है तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो रोक रहे हैं, सरेआम रोक रहे हैं, सबके सामने रोक रहे हैं, खींच के लेकर जा रहे हैं। वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि क्यों रोक रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ है। जब उसकी वालिदा ने बयान दिया है कि यार वो कुछ ख़वातीन थी पुलिस की वर्दी में और उसके साथ वो एक सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी था जो उसको कुछ पढ़ा रहा था, उसको पट्टी पढ़ा रहा था, उनको कुछ गाइड्स कर रहा था। थ्रेट दिए जा रहे हैं, जो सीधी सी बात है। मैं सिर्फ एट द एंड एक ही बात कहना चाहूँगी कि दुआ ज़ारा से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारे मुल्क की मौशियत को देखें, हमारे मुल्क को हालात को देखें कि किस तरफ जा रहे हैं। दुआ ज़ारा का अगर केस वाइंड अप होता है तो उसे अच्छे तरीके से वाइंड अप करें, नहीं तो उसको उसके पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाए। बिल्कुल, अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा, मामला हल नहीं हो रहे, तो बच्ची को उसके पेरेंट्स के हवाले कर दें। वो बेहतरीन फ़ैसला करेंगे अपने बच्चों के हक़ में। माँ बाप जो हैं वो हमेशा बच्चों का अच्छा और भला ही सोचते हैं। और जहाँ तक मैंने दुआ के पेरेंट्स को देखा है, यार वो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, खप रहे हैं। हाँ, वो खप रहे हैं, वो रो रहे हैं। उसका बाप निकाह नामा दिखा के थक चुका है कि भाई मेरी तो शादी को 18 साल नहीं हुए, मेरी बेटी 18 साल की कैसे हो गई। अच्छा, इसका मतलब है एक बहुत बड़ा सवाल हमारी डॉक्यूमेंटेशन पे है। मतलब हमें जो डॉक्यूमेंट्स बनाने को कहे जाते हैं कि अब अपना निकाह नामा बनाए, अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, आज वही अदालत उन डॉक्यूमेंट्स को मानने से इनकार करी जो इन्होंने खुद बनाए हुए हैं, जिनके तहत जो है हमारी डिग्रियाँ बनती हैं, हमारे वीज़ाज, हमारे पासपोर्ट्स लगते हैं। इसका मतलब है कि इन डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। हेरा फेरी हमारे सिस्टम में है ना, सिस्टम कर रहे सब कुछ। सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है, आपका क्या ख्याल है? ये सारे के सारे चोर हैं, ये सारे के सारे करप्ट हैं। कोई एक बंदा भी चेंज होने से सिस्टम चेंज नहीं होगा। ये सब लोग चोर हैं, नीचे से ऊपर तक हर बंदा माफिया बैठा हुआ है, हर बंदा अपनी जेब भरने के चक्कर में है। उसे दूसरे की ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं है। कोई जीता है जिए, कोई मरता है मरे। इनकी जेबें और इनके स्टैंडर्ड हाई रहने चाहिए। दैट्स इट। हमारी यूथ को दुआ ज़ारा के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ख्याल है स्पेशली लड़कियों को, मेरी लड़कियों से एक ही रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त का ख्याल रखें। घर से कोई कदम निकालने से पहले या कोई भी गलत काम करने से पहले 100 दफ़ा ये सोचें कि ये वही माँ है जिसने तुम्हें रातों को जाग कर पैदा किया है। ये वही बाप है जिसने अपना खून सींच के तुम्हें बड़ा किया। ये वही बाप है जो गर्मी में सर्दी में तुम्हारे लिए मेहनत करके रोटी ला के कमाता रहा। आज तुम 2 दिन की मोहब्बत के लिए उन पेरेंट्स की मोहब्बत को, उनकी इज़्ज़त को घर से झुटला रही हो। और वो लड़का भी लॉयल नहीं निकलता आगे से। वो 4 दिन रखता है, इस्तेमाल करता है और फेंक के चला जाता है। और फिर वही माँ वही बाप गले को लगाते हैं यार। तो खुदारा इन झूठी मोहब्बतों के झांसों में आना छोड़ दें। माँ से ज़्यादा एक औलाद को सच्ची मोहब्बत और कोई नहीं कर सकता। पता है कि दुआ ज़ारा का जो केस है वो आजकल हाइपर चल रहा है। दुआ ज़ारा का मामला जो है वो बिल्कुल हर जगह पर हाइपर चल रहा है और हाइपर चलना भी चाहिए क्योंकि एक बेटी का मामला है। लेकिन आज ये हुआ कि आज ये न्यू अपडेट बता रही हूँ मैं आपको। आज की अपडेट ये है कि दुआ ज़ारा ने अपने पेरेंट्स के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद उसने अपना जो बयान है वो बदलना चाहा। उसे जज साहिबान के सामने जाके बयान जो है अपना बदलना चाहा, लेकिन जज साहिबान ने कहा जो बयान एक दफ़ा हो गया, अब दोबारा बयान नहीं बदला जा सकता। और उसके बाद जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो उसको खींच कर ले गई वहाँ से। यानी एक सफ़ेद कपड़ों में आदमी आया, वो उसको ले गया, पुलिस एहलकार के साथ आया, उसको ले गया। तो आप इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखती हैं? मैं इस नज़रिए से देखती हूँ कि सबसे पहले तो लानत है, ठीक है, लेकिन मैं एक तरफ उनकी दुआ ज़ाहरा को भी बुरा कहूँगी, लेकिन एक तरफ मैं सही भी कह सकती हूँ। देखें, कुछ लड़की जो होती है ना, लड़की एक बड़ी फूल है।
उसको किसी भी तरीके से ट्रैप किया जा सकता है। लड़की कभी भी मर्द नहीं हो सकती, ठीक है। अगर उस लड़की से भी अगर गलती हुई है, क्योंकि देखें दुआ ज़हरा का केस जिस वकील भाई के पास चल रहा है ना, वो भी मेरे जानने वाले हैं, बिकॉज आई एम माई सेल्फ एज एन एडवोकेट। और मैं इस चीज़ को बड़े एक सेंसिटिव मोड से देखती हूँ कि देखें अगर लड़की को किसी तरह भी ट्रैप किया गया ना, तो मैं ये चीज़ समझती हूँ अगर वो यकीनन मैं ये कह सकती हूँ 101% की वो लड़की फंसी होगी। उसको ब्लैकमेल भी किया जा रहा होगा, उसको प्रेशराइज भी किया जा रहा होगा कि उसने फ़लाँ जगह ये स्टेटमेंट देनी है, और उसको इतना एक प्रेस किया जा रहा होगा। क्योंकि देखिए हर घर की जो बेटी होती है ना, जब बात उसके घर के इज्जत पे पहुंच जाती है ना, उसके वालिदैन पे पहुंच जाती है, तो एक औरत मजबूर हो जाती है। जो उसको अगले कहते हैं उसको वो करना पड़ता है, क्योंकि वो कहती है कि यार मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन मेरे माँ बाप जो है वो ज़िंदा रहें, ठीक है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, उनको कोई हार्म ना हो, उनको कोई जानी नुकसान ना हो। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि दुआ ज़हरा की वो सिचुएशन है कि वो एक बुरी भी बन रही है, लेकिन एक बेटी का अच्छा किरदार भी अदा कर रही है। अपने माँ बाप को उस गन से, उस नुकसान से वो बचा रही है, क्योंकि वो उसने एक चीज़ महसूस कर ली कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन मैं अपने घर वालों को उस दलदल में ना नहीं घसीटूंगी। अच्छा, यही तो मैं कह रही हूँ कि अब देखें कि एक बच्चा जो खुद को खुद नहीं संभाल सकता, वो एक लड़की को क्या संभालेगा? आपको नहीं लगता कि उसको सिर्फ एक मोहरा बना के बीच में खड़ा किया गया हुआ है? बिल्कुल खड़ा किया गया। मैं आपको वही कह रही हूँ ना कि उसको इस्तेमाल किया गया है। वो बेबस हुई हुई है, वो बोल ही नहीं सकती। 14 लड़का है, लड़की है, 14 साल की एक लड़की है, उसे क्या उम्र होगी? वो नाबालिग है, उसको क्या पता होगा मैंने क्या करना है। मैं मानती हूँ कि यार बच्चे भी आजकल के कोई चूचे नहीं हैं, ठीक है, उनको पता होता है हमने किस जगह क्या फैसला करना है। लेकिन देखिए कभी भी वो माँ बाप की जगह नहीं ले सकते। वो कोई 14 साल का बच्चा कोई 50 साल की औरत नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। 14 साल की लड़की 14 साल की ही रहती है, ठीक है। तो वो उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और उसके नाम को यूज़ किया जा रहा है। जितना हो सके उसको यूज़ करें, उसको गंदा कर रहे हैं ताकि उसकी तरफ कोई जाए ही ना। ये जो जज साहब की जो हरकत मतलब कि जो मंजर पर आई है कि उन्होंने उनका बयान नहीं लिया, इसको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि माई सेल्फ इज़ एन एडवोकेट। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आपको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है और मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि देखें वकील भी अच्छा हो ना, लेकिन हमारे कोर्टों के हालात ऐसे हैं, ठीक है, कि वो जस्टिस नहीं कर पाते। ये कोई यूके की कॉन्स्टिट्यूशन तो चल नहीं रही है, यूके तो है नहीं कि जहाँ पे धड़ करके फैसला हो जाना। यहाँ पे बंदे पे आप प्रेशर नहीं डाल सकते, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हर चीज़ मुमकिन है, जा सकते हैं। देखिए अगर जज इतने फेयरली डिसीजंस करना शुरू हो जाएं तो जो 1200 या 12,000 में कह सकते हैं जो फाइलें बंद पड़ी हुई हैं उनके ना फैसले हो जाएं। तो दुआ ज़हरा का भी केस जो आप देख रहे हैं ना बड़ी हाई पे जा रहा है। एक टाइम आएगा सब बंद होकर फाइल पड़ी होगी, क्योंकि जी उन्होंने अपनी मनमानी है, जिसके पास पैसा है वो जज का मुँह बंद कर देगा दे के। कोई ऐसा जरिया या कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लेंगे कि वो चीज़ मुमकिन हो जाएगी। लेकिन देखिए वकील अपनी HP अपनी पूरी कोशिश करता है। देखें जज है ना, अगर जज भी कुर्सी पर बैठा है ना तो उसको भी इतना बेबस कर दिया जाएगा कि वो उनके हक में फैसला देगा। देखिए ये पाकिस्तान है बेसिकली। आपको नहीं लगता कि ये फैसला अब इस तरीके से सॉर्ट आउट हो सकता है कि उसको उसके पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाए? बिल्कुल हो सकता है। देखें कोई ऐसी चीज़ देखिए हम सोचते बहुत कुछ हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहूँगी, हम सोचते बहुत कुछ हैं कि मसला ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, बड़ी प्लानिंग्स करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे ऊपर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो करप्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने हर चीज़ अपने लिहाज से लेके चलनी है। वो हमारी सोच को, हमारे तरीक़ाकार को, चाहे वो सही है या गलत है, उसको अहमियत नहीं देते। उन्होंने जो सोच लिया उन्होंने वही करना है, दैट्स इट। वो अपनी चीज़ को हासिल करना जानते हैं। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस पूरे मामले को देखने के बाद? मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगी, देखिए हमारे ये जुलूसों जलसे करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप दुआ ज़हरा के लिए खड़े भी होते हैं, देखिए उस लड़की के हक़ में, उस लड़की के हक़ में जो बेहतर है ना, आप उसके लिए सिर्फ दुआ करें, ठीक है। उसके हक़ में जो बेहतर है ना, अल्लाह उसके लिए इंसाफ करे, उसके हक़ में बेहतर करे, ये मैं कह सकती हूँ। और उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, अल्लाह और दुआ के अलावा ना उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। बेशक बेशक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। आपको पता है कि दुआ ज़हरा का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि दुआ ज़हरा का जो केस है वो मंजर-ए-आम पर आया हुआ है। दुआ ज़हरा को सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट मतलब कि समझा जा रहा है कि वो हाइप पर है इस टाइम। तो जो रिसेंट अपडेट आई है वो ये अपडेट आई है कि दुआ ज़हरा को उसके पेरेंट्स से मिलने दिया गया। उसके बाद उसने अपना बयान चेंज करने की कोशिश की, लेकिन जज साहिबान ने कहा कि जो बयान हो गया, अब दोबारा जो है बयान रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद जो हमारे पुलिस एहलकान हैं वो उसको खींच के ले गए उसके पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स से दोबारा उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखती हैं? अच्छा देखिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो तरबियत अगर बच्चों की अच्छी हो जाए ना तो वो इस तरह के कदम उठाते ही नहीं हैं। अगर उस बच्ची की तरबियत अच्छी होती तो वो कभी भी किसी गैंग का हिस्सा ना बन पाती, वो कभी भी इस तरह की गेम्स ना खेल पाती जहाँ पे उसको थ्रेट किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसने कोई गेम खेली, उसको थ्रेट किया गया, जैसे भी उसको अगवा किया गया, अगर तो उसको कोई थ्रेट्स मिल रहे थे, कोई गलती कर भी ली थी फॉर एग्ज़ाम्पल, और पेरेंट्स को नहीं पता था तो वो पेरेंट्स को आराम से बताती ताकि उस पर एक्शन लिया जाता। जब तक वो एक्शन लेते ना तब तक वो उसको किडनैप कर चुके हुए थे, तब तक वो उनके हैंड में है।
इस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं बताई कि मुझे कोई थ्रेट कर रहा है, इस बच्ची में फॉल्ट आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये अगवा हुई है, अगर ये अगवा का केस है तो मैं उस सेंस में बता रही हूँ। और अब बच्ची ने सारे बयानात जो हैं, देखिए अदालत में जब बच्चा होता है ना या कोई भी होता है तो उसको फुल सिक्योर किया जाता है। और आप क्यों किसी दबाव में आए? आपके पेरेंट्स आपके पास हैं, उनका वकील आपके पास है, आपके पास जज साहिबान है, आप सबके सामने कहोगे मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है। बच्ची ने दूसरी गलती ये की कि हर बार बढ़ चढ़ के ये बयान दिया कि मुझे अपने बंदे के साथ रहने दिया जाए और मैंने जी अपनी मर्ज़ी से शादी की है, जिससे ये लुक आई कि बच्ची भाग के घर से आई है। सेकेंडली जो वे ऑफ वारदात है, मतलब बच्ची अपने घर से खुद निकली है, खुद टैक्सी करवाई है, फ़ोन पे बातें करते हुए अपने बंदे के साथ जा रही है, तो उससे यही शोर है कि खुद गई है, ठीक है। बाद में उसको अगवा का अगर रंग दिया जा रहा है तो वो एक अलग बात है। और आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स से क्यों नहीं मिलने दिया गया। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि हो सकता है कि उस बच्ची पे पेरेंट्स की तरफ से दबाव डाला जाता है कि तुम हमारे साथ रहो, जबकि बच्ची का जो दिल है वो अपने शौहर की तरफ हो। ऐसा भी अक्सर केसेस में आता है कि अगर 5-6 मिनट के लिए वालिदैन से मिलवा दिया जाए ना तो बच्चों को कहा जाता है आप पगड़ी तेरे पैरों दे विच ही तो सानू अपना ले, साड़ी इज्जत ना रोल। हो सकता है कि ये वाला केस हुआ हो क्योंकि आपने सारी वो मुलाकात जो है वो प्रोसीडिंग आपने मीडिया पे नहीं देखी। माँ बाप की और बच्ची की क्या बात हुई है वो हमें नहीं पता। हमें दोनों पहलुओं से देख रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बच्ची ही आखिर गलत है कि उसके माँ बाप ही गलत हैं। हो सकता है कि दोनों लोग अपने अपने जगह पे गलत हों और किसी एक को ज़रूरत हो कि वो झुक के अपना ले। जुडिशरी ने क्यों नहीं बयान लिया? जुडिशरी देखें जी, एक ही बयान होता है, फाइनल फुल फ्लैज किस्म का बयान एक होता है, उसका रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद उसे मिलने दिया गया। अब ये जज साहिबान क्या कर रहे हैं मैं ला को इतना ज़्यादा नहीं जानती तो मैं उस पर बोल नहीं सकती, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर बयानात देने से पहले बच्ची अपने वालिदैन से मिल लेती और अपने माँ बाप की इज़्ज़त ऐसे ना उछलने देती तो वो ज़्यादा बेहतर था। पहले ज़िद कर लेती। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मामले में आप? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मोहब्बत जो होती है ना वो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। सबकी लाइफ सेम होती है, सब एक जैसे होते हैं, लड़कियों सब एक जैसे होते हैं, फितरतन एक जैसे होते हैं। बेशक आप कभी भी ये ना समझें कि अगर ये मर्द मुझे खुश रख रहा है तो दूसरा नहीं रख सकता। आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त को मत रोलिए और मेरा यही मैसेज है कि जो फ़ैसला माँ बाप करते हैं वो मानिए। और सेकेंडली माँ बाप को चाहिए कि शादी करने से पहले अपनी बेटी से, अपने बेटे से पूछें कि बेटा क्या आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं इस रिश्ते के लिए, क्या आप इस बंदे को कैपेबल समझते हो, इसके साथ आपकी शादी कर दी जाए। और सेकेंडली सबसे पहले जो बात हो गई तरबियत, अपने बच्चों की तरबियत पे ख़ास तवज्जो दें। सोशल मीडिया का दौर है, गेम्स का दौर है और सोशली बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये देखिए ना केस खुद बता रहा है कि बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। बच्चे को मोबाइल फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो देना ही नहीं चाहिए, इतने छोटे बच्चे को मोबाइल। मेरे ख्याल में तो बच्चे को 18 साल की उम्र के बाद जब वो FSC वगैरह कर ले फिर उसको मोबाइल दें। घर में रहने वाले बच्चे को मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही है, क्योंकि मुझे तो BA में आगे मोबाइल मिला था, उससे पहले तो कभी मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई। एक तो मोबाइल आप उसको बाद में दें, इतनी जल्दी एज में ना दें। और सेकेंडली अगर आपने दे दिए, आप अयाशी परस्त हैं और बच्चों को आपने फजूल में लगाना है इस काम पे, या बच्चे ज़िद कर रहे हैं, उनकी एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखिए। चाहे आपको फेक ID बना के नज़र रखनी पड़े, उनके साथ ऐड हो, उनसे जाने, ताकि बच्चे जो है ना इस तरह की मुश्किल में पड़े ही ना यार, ऐसे हो ही ना। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने पाकिस्तानी अवाम की राय जानी कि जो जिन लोगों को अवेयरनेस थी उन लोगों ने कहा कि हम लोग दुआ ज़ारा के साथ हैं, दुआ ज़ारा का जो मामला है वो फ़ौरन हल कर देना चाहिए। और जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं थी वो तरबियत पर बात कर रहे थे, जिन लोगों की इस पर रिसर्च नहीं थी वो तरबियत पर बात कर रहे थे। और मेरा नहीं ख्याल कि ये तरबियत की बात है, ये जुडिशरी की बात है, ये ब्यूरोक्रेसी की बात है, सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।